नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञापद एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम भारत के चट्टानी तंत्र का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले की क्लासेस में हमने भारत की स्थिति और विस्तार को बताया है। उसके बाद हमने उसके पड़ोसी देशों के बारे में बताया है और तमाम बातें बताई हैं। इसके पहले क्लासेस में आप पढ़ सकते हैं। कर्क रेखा हो चाहे और भी चीजें हो, मैंने आपको बता दी हैं। अब उसके बाद मैंने आपको चट्टानी तंत्र पढ़ाने का जब प्रयास किया तो उसमें मैंने देखा कि जो भारतीय चट्टानी तंत्र की टाइमलाइन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है इंटरनेशनल जो टाइम स्केल है उससे। तो मैंने इंटरनेशनल टाइम स्केल को लिखा और उसके हिसाब से मैंने पिछली सारी क्लासेस में बताया और लगातार मैंने कभी इसको मिटाया नहीं है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि किस तरह से इस काल की टाइम स्केल यानी हमारे चट्टानी तंत्र की टाइम स्केल पुरानी जो हमारी इंटरनेशनल जियोलॉजिकल टाइम इंडेक्स टाइम स्केल है उसके साथ मैच करती है। इसमें आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक जो एरा है वो 400 करोड़ से लेकर 60 करोड़ तक का है। इसके बाद के काल को प्री कैम्ब्रियन, इसके बाद के काल को पोस्ट कैम्ब्रियन, इसके पहले के काल को प्री कैम्ब्रियन युग कहते हैं। आर्कियन और पुराण दो भागों में बांटा गया है। इसको चट्टानी तंत्र के हिसाब से तो 400 से 150 करोड़, ठीक। ये आर्कियन और पुराण 150 से 60 करोड़ तक जाता है। अब मैंने बताया था कि जो 400 से 150 करोड़ का समय जो आर्कियन का है उसमें आर्कियन और धारवाड़ यानी 400 से 250, 250 से 150 दो ये तंत्र होते हैं। और उसके बाद पुराण युग जो शुरू होता है 150 से 60 में, तो उसमें फिर दो तंत्र बनते हैं, कुड़प्पा और विंध्यन, जो कि 150 से 350, 150 से 130, 130 से 60 करोड़ तक जाते हैं। मैंने बताया था कि आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन ये सारी चट्टानें एक दूसरे की वेदरिंग से धीरे धीरे करके बनी है। आर्कियन से वेदर होकर के धारवाड़ से उसका विखंडन होकर के धीरे धीरे कुड़प्पा और कुड़प्पा से विंध्यन, इस तरह से करके सब चट्टानें बनती रही हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि आर्कियन क्रम में जो है धात्विक खनिजों की बहुत अधिकता थी किंतु उसका दोहन नहीं किया सकता था। धारवाड़ क्रम में कुछ चट्टानें फिर से उधर करके फिर से जमी थी, इसलिए उनमें भी धात्विक खनिज तो वैसे ही थे लेकिन उनका दोहन किया जाता है। इसलिए आज जितने भी चट्टानों में बहुत ज्यादा खनिज और तत्व पाए जाते हैं और जिसका हम एक्सकवेशन करके उनसे लोहा, चांदी, सोना, निकल सब चीज निकालते हैं, वो सब चट्टानें ज्यादातर धारवाड़ चट्टानें होती हैं। उसके बाद उनकी वेदरिंग से कुड़प्पा, जो कि पुराण क्रम में हम आ गए। कुड़प्पा चट्टान के बारे में मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। उस क्रम में आपने देखा कि किस तरह से धात्विक खनिजों की कमी होती चली जा रही है और अधात्विक खनिज थोड़े बढ़े हैं। अधात्विक खनिज में सीमेंट उद्योग में यूज होने वाली चीजें जैसे कि आपका लाइमस्टोन, उसकी अधिकता बढ़ती जाएगी। फिर हम अब कुड़प्पा काल में जो है हमने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण खनिज नहीं मिले थे। मैंने बताया था कि वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सब चीजें मैंने आंध्र प्रदेश में मेनली शुरू हुआ था, तो ये कुड़प्पा हो गया। अब हम विंध्यन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इतना मैंने आपको जो बताया उसको फिर से पढ़ लीजिएगा। आप जब बार बार पढ़ेंगे तो चीजों को समझेंगे और आप आगे बढ़ेंगे और बहुत आसान हो जाएगा आपको चट्टानों के बारे में पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्या विंध्यन एरा, विंध्यन शैल समूह। विंध्यन चट्टान तंत्र को हम पढ़ते हैं। विंध्यन चट्टान तंत्र को पढ़ने के पहले थोड़ा हम आपको बताते हैं। हमने आपको बताया था कि कुछ हलचलें बीच बीच में होती रही हैं, जैसे चर्नियन हलचल हुई है धरती पर। मैंने आपको बताया कोलिडोनियन हलचल। आप जब पहले के लेसन पढ़ेंगे, जब आपको मैं टाइम स्केल पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें आपको बताया था चर्नियन हलचल, कोलिडोनियन हलचल, पर्मिनियन हलचल, इस तरह से कुछ हलचलें धरती में हुआ करती थी। घूम रही है, नई नई तैयार हुई है, शैशवावस्था में है अपनी, तो इस तरह हलचलें होती रहती थी। तो ये प्रोटेरोजोइक काल के लास्ट में आपको मैंने बताया था चर्नियन हलचलें हुई थी। उन चर्नियन हलचलों के परिणाम स्वरूप मतलब ऐसा आभास आता है कि वहां पर कुछ उथले वाटर बॉडीज का निर्माण हुआ। जैसे मान लीजिए ये आपकी रॉक है, पहले आपकी इतनी ऊंची रही होगी आर्कियन में, फिर आपकी धारवाड़ में और थोड़ी छोटी हो गई, फिर इस तरह से होते हुए मान लीजिए इतनी बची आपकी जो रॉक है, वो मान लीजिए कुड़प्पा काल में इतनी बची, ठीक है। तो कुड़प्पा काल में भी इसका इरोजन जारी रहा। इरोजन होते 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 ये तो ऐसा प्रतीत होता है कई जगहों की स्टडीज में कि कुछ वाटर बॉडीज आसपास उथले सागर या नदी की घाटियां ऐसा कुछ इकट्ठा हुआ जिसमें कि वाटर लॉगिंग थोड़ी बहुत पाई गई। समुद्र के जल का रहा हो चाहे जो भी रहा हो, और उसमें थोड़े जलीय जीव भी रहे होंगे। तो
इनका जो वेदरिंग हुई और वो तलछट के रूप में बिल्कुल इकट्ठे होते चले गए और पुरानी चट्टानों के ऊपर सब जमते चले गए। और इस तरह से जो है विंध्य समूह की चट्टानों में बहुत सारी परतें चट्टानों की, जिनमें बहुत सारे सेडिमेंट्स जो कि ज्यादातर मिट्टी, चूना पत्थर इस तरह के थे, वो इकट्ठे हुए हैं। तो विंध्य समूह की चट्टानों में जो है क्या है कि बहुत सख्त चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। इनमें ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं, इवन यहां तक ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं कि इनको आप नाखून से कुरेद सकते हैं, जिनको टॉल्क, जैसे टैल्क आपने सुना है, टैल्क जो पाउडर छिड़कते हैं, मतलब वो पाउडर की जो बेस होता है वो टैल्क चट्टान ही होती है। यानी उस टैल्क, इसीलिए टैल्क का पाउडर से बोलते हैं कि टैल्क चट्टान इतनी सॉफ्ट होगी। अभी मैंने देखा हार्ड से हम सॉफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं। चट्टानों का तंत्र सबसे सॉफ्ट वाला ये है। इसमें क्या है कि परतदार चट्टानें हैं आपकी। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि इसमें क्या क्या है। तो उससे पहले बता दूं मैं आपको कि हार्ड से अब सॉफ्ट चट्टानें आ गई हैं, बार बार इरोजन हो करके कई कई क्रम में। तो इनमें कहां कहां पाई जाती हैं, देखिए बेसिकली जो है, हम अगर इसकी बात करें तो ये मध्य भारत के आसपास के एरिया में, यहां पर मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में, देखिए बिहार का थोड़ा एरिया कवर कर लीजिए, फिर इधर ऐसे आ जाइए, फिर आप बुंदेलखंड के एरिया से होते हुए आगरा तक आइए, और फिर ऐसे करके नीचे जाइए, और फिर थोड़ा सा यहाँ पे आइए मध्य प्रदेश में, और ऐसे छत्तीसगढ़ थोड़ा सा एरिया। तो ये जो एरिया आपका निकल के आया है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भी शामिल है, और अरावली के पास का थोड़ा एरिया, पतला सा एरिया ये भी है, बहुत कम, मैंने ज्यादा बता दिया, इसमें थोड़ा सा है बस, बिल्कुल उसी के आसपास का एरिया जो है, थोड़ा अरावली के इधर पूर्वी हिस्से का एरिया है बस। तो आप ये मान चलिए। अच्छा, थोड़ा बहुत जो है मैंने बताया था, सबसे पहले आर्कियन चट्टानों का सबसे बड़ा जगह जो थी वो ये दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग था। तो यहां पर भी आज भी वेदरिंग, क्योंकि यहां भी नदी तंत्र आप देख सकते हैं, नदी तंत्र के आसपास का थोड़ा बहुत, नदी तंत्र में दो जगह है, दो चीजें नदी तंत्र के आसपास थोड़ा बहुत दिखाई देती हैं, जैसे नर्मदा और जो है नर्मदा तंत्र के ऊपरी हिस्से में ये चट्टानें पाई जा रही हैं। अच्छा, और इधर आंध्र प्रदेश की घाटी, आंध्र प्रदेश की दोनों नदियां, जो पेनार नदी और जो है आपकी आंध्र प्रदेश की जो कृष्णा नदी, इनके बीच के एरिया में भी थोड़ी बहुत इस तरह की चट्टानें, और ये है। और गोंडवाना में भी, गोंडवाना तो विशेष तौर पे नदी घाटियों में मिलेगा, वो आपको बात बताएंगे। तो वाटर लॉगिंग की ये चीजें मैंने आपको इसमें बता दी आपको। तो यहाँ पे कुछ चट्टानें थोड़ी बहुत इस क्रम की चट्टानें, यानी विंध्य शैल समूह चट्टानें आपकी कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाएंगी। तो चलिए हम आगे बताते हैं इसके पॉइंट वाइज, जैसे हम हमेशा बताते हैं। तो पहला पॉइंट इसकी क्या हो गई कि नरम चट्टानें, नरम चट्टानें, इनको हम अगर अपेक्षाकृत लिख लें तो कोई बुरा नहीं है, अपेक्षाकृत। देखिए अभी तो हमें बहुत सख्त चट्टानें बताई, इतनी सख्त चट्टानें थी कि उनका दोहन करना कठिन था आर्कियन युग में, और धारवाड़ में भी काफी सख्त थी, लेकिन कुड़प्पा में भी, लेकिन अब इसमें जो है ये काफी नरम चट्टानें हैं। दूसरी चट्टानें क्या है, दूसरा चीज क्या है कि धात्विक खनिजों, धात्विक खनिजों की कमी। इसमें धात्विक खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में पाए नहीं जाते हैं। तीसरी बात अगर हम करते हैं तो वो ये पाया जाएगा कि देखिए, इसको भी जब स्टडी आप करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी नहीं देखे मैंने बताया था, ऊपरी कुड़प्पा निचला था, वैसे ये ऊपरी और निचली, निचली विंध्यन, ऊपरी विंध्यन और निचली विंध्यन, ये दो भागों में बटा हुआ है। ऊपरी विंध्यन और निचली विंध्यन दो पार्ट्स में इसको बांटा जा सकता है, जिसमें से आपका इसका, अब यहां पे चौथा पॉइंट क्या बनेगा, इसका एक्सपेंशन कहां से कहां तक है, फैलाव कहां से कहां तक है, ऊपर से नीचे, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। देखिए ऐसे। तो एक नाम याद रख लीजिएगा, यहां पे बिहार के कोने पर रोहतास, सासाराम, सासाराम, रोहतास, सासाराम से लेकर के इधर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, यानी देखिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के कोने तक पहुंच गए, और इधर बिहार के सासाराम से लेकर के रोहतास तक, और ऊपर आगरा,
से नीचे होशंगाबाद यहां तक पड़ता है, बीचों बीच के आसपास पड़ता है होशंगाबाद। होशंगाबाद। अच्छा, ये बात आप समझ लीजिए कि ऊपरी निचली विंध्य में पाया जाता है, आगरा से होशंगाबाद पाया जाता है, और कुछ जगहें पाई जाती हैं नर्मदा के उत्तर में, नर्मदा नदी, नर्मदा के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में एक चीज हो गई। तो एक पॉइंट मान लीजिए इसको मैंने बना दिया, कहां कहां नर्मदा के उत्तर में पड़ा गया। इसके अलावा कटनी से, कटनी एक जिला है आपका मध्य प्रदेश में, कटनी से लेके इलाहाबाद, कटनी इलाहाबाद, इलाहाबाद रेल मार्ग पर, रेल मार्ग, कटनी इलाहाबाद रेल मार्ग के पास, कटनी इलाहाबाद रेल मार्ग के आसपास का एरिया जो होगा वहां भी पाया जाएगा। इसके अलावा एक जगह ऊपर तरफ आप आ जाएंगे तो ये देखिए आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल, धौलाधर व शिमला के आसपास, आसपास, तो ये भी इसमें मिलता है। फिर इधर तरफ थोड़ा बहुत आप यहां पा जाएंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश गोलकुंडा, आंध्र प्रदेश गोलकुंडा। तो गोलकुंडा जो है, आंध्र प्रदेश गोलकुंडा में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो आप जानते हैं, वो आंध्र प्रदेश की इन्हीं क्रम की चट्टानों में, जो कि परतदार चट्टानें थी, इनमें हीरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें हीरा, ऐसे कुछ हीरा होता है ना, डिजाइनर हीरा, ऐसे कुछ, ऐसे ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, 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 और उनमें से ऐसे रोशनी निकलती रहती है। ऐसा हीरा देखा है ना, कोहिनूर हीरा। तो आपने जो कोहिनूर हीरा आपने जो महारानी विक्टोरिया के ताज में लगा हुआ है, वो यही जो है आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा नामक जगह में खदान है, वहां से निकाला गया था। तो हीरा आप मान चलिए, लिख लीजिए हीरा, हीरे के लिए ये जो है, हीरे के ट्रेसेस, हीरा। इसके अलावा हीरा के अलावा और भी कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो रंगीन पत्थर होते हैं, ठीक है, उन रंगीन पत्थरों के लिए भी ये जो है, ये इसकी परतदार चट्टानें बहुत जिम्मेदार होती है। चलिए आगे हम बढ़ाते हैं एक पांचवा पॉइंट। अब इसमें देखिए मिलता क्या क्या है। देखिए मिलता यह है कि परतदार चट्टान, देखिए सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग इसी पर आधारित, सीमेंट उद्योग इसी पर आधारित है। इसीलिए देखिए, चाहे आपका सतना हो, रीवा हो या कटनी हो, ठीक है, सतना, रीवा और कटनी, ये सब जिले बता रहा हूं, ये सब जिलों में देखिए सतना सीमेंट आती है, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर एरिया के इधर जहां पर है, आपने वो देखा होगा, आपने सुना होगा, जबलपुर पाया जाता है। जबलपुर के आसपास देखिए क्या होता है, जबलपुर के आसपास भेड़ा घाट है, नर्मदा नदी पर एक भेड़ा घाट करके जगह है, वहां पर धुआंधार नाम से एक जलप्रपात है, ठीक है। तो वो पूरे एरिया जो जलप्रपात है पूरा संगमरमर की चट्टानों पर गिर रहा है, संगमरमर चट्टानें कटी हुई, संगमरमर मार्बल की चट्टानों पर गिर रहा है, वहां से मार्बल काट के निकाला जाता है। तो यानी कहने मतलब है कि इस तरह की चट्टानों में कैल्शियम की अधिकता बहुत पाई जाती है। तो अभी जगह नहीं है, कुछ में लिख देता हूं मैं इसको कि क्या क्या पाया जाता है। देखो पहली चीज तो यहां पे हो गई चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक, चूना पत्थर जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, सीमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, सीमेंट हेतु, सीमेंट हेतु, चूना पत्थर सीमेंट हेतु हो गया। और क्या मिलेगा यहां से, और जितनी तरह की मिट्टियां होंगी, जैसे कि मान लो अग्निसाह मिट्टी, ठीक है, देखिए एक होता है एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, और कॉमा अग्निसाह मिट्टी भी होती है, अग्नि सह मिट्टी, यानी फायर क्ले जिसको बोलते हैं, फायर क्ले मतलब अग्निसाह मिट्टी भी पाई जाती है, एस्बेस्टस पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। इसके अलावा लाल पत्थर, लाल पत्थर, लाल पत्थर वही पत्थर है जिससे लाल किला बना हुआ है।
लाल पत्थर वही लाल किला जिससे बना हुआ है उसको लाल पत्थर कहते हैं। और उसी का और शॉर्ट फॉर्म आपने अगर लखनऊ में आप जब कभी इधर गए होंगे, जो एरिया में आपने देखा है कौन सा पार्क है, वहां पर पूरा बौद्ध का वो स्मारक बना हुआ है, उस बौद्ध स्मारक में आपने देखा है वो लाल पत्थर के पूरी जो है बना हुआ है। तो उसमें भी आपका जो है यही लाल पत्थर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यानी लाल पत्थर लाल रंग की चट्टान होती है, कभी सख्त भी होती है, थोड़ी नरम भी होती है, तो लाल पत्थर का भी यहाँ पे प्राप्ति होती है। चूना पत्थर हो गया, लाल पत्थर हो गया, खड़िया मिट्टी हो गई, खड़िया, कॉमा स्लेट, कॉमा खड़िया हो गई, स्लेट हो गई, और टैल्क, टैल्क और हीरा। अधात्विक खनिज बहुत पाए जाते हैं, थोड़े बहुत। अगर देखिए यहां पे धात्विक खनिजों के बारे में बात करना बेकार है क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। धात्विक खनिज ना के बराबर पाए जाते हैं, उनके बारे में ध्यान रखें। कुल मिलाकर इसमें धात्विक खनिज पाए जाएंगे जो कि आपके मिट्टी से रिलेटेड होंगे, जैसे लाल मिट्टी और कुछ पत्थर, लाल पत्थर, यानी कि निर्माण कार्य हेतु। क्या 7 निर्माण कार्य, निर्माण कार्य। एक पॉइंट में लिखा रहा हूं, उसको आप फुल करके लिख लीजिएगा कि पॉइंट में यह है कि देखिए नरम चट्टाने हैं, धात्विक खनिजों कमी है। अच्छा, एक चीज और भी है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मैंने बताना मैं भूल गया था, वो ये है कि इसमें जीवा, देखिए बताया तो नहीं, जीवाश्म नहीं बताया ना अभी, इसमें जीवाश्म पाए जाने लगते हैं। जीवाश्म, साफ साफ लिख दूं अच्छा है, जीवाश्म, हाँ, पाए जाते हैं। देखिए हमने आपको बताया था अभी तक किसी में भी, कुड़प्पा में भी, धारवाड़ में भी, आरके में भी कोई भी जीवाश्म नहीं पाए गए। लेकिन मैं परतदान चट्टानों का जब जमाव हुआ तो इसमें कुछ जीव भी थे, और मैंने बताया था कि कंसेप्शन कुल्लू बताते हैं कि इसमें जो है उथला सागर टाइप का थोड़ा बहुत आसपास इकट्ठा हुआ, उसकी वजह से जो है इसमें फिर जो है जीवाश्म पाए जाने लगे। मैंने आपको बताया था कैम्ब्रियन काल, ऑर्डोविशियन में मैंने आपको जब पढ़ाया था तो कैम्ब्रियन काल में मैंने क्या बताया था, कैम्ब्रियन काल में जीवों की उत्पत्ति शुरू हो गई थी, है ना। ऑर्डोविशियन काल में उसमें रीढ़ वाले जीव बने थे। सेल्यूरियन में क्या हुआ, तो उनकी रीढ़ की हड्डियों का विकास हो गया था, और वो जो है मजबूत रीढ़ की हड्डी वाले, यानी कॉर्डेटा समूह, जो रीढ़ की हड्डी वाला समूह होता है। इसके पहले क्या था, कैम्ब्रियन से पहले मोलस्का वोलस्का जो होते थे वो जरूर थे जिनमें रीढ़ की हड्डियों का अभाव था। लेकिन जो सेल्यूरियन युग आया है, ऑर्डोविशियन में जो है पूरा हड्डी तंत्र विकसित हो गया। ठीक है, सेल्यूरियन में वो कॉर्डेटा युग समूह जो है बिल्कुल विकसित हो गया। और डेवोनियन युग में क्या हुआ कि वही जो जीव समुद्र में रहते थे वो बाहर निकलना भी शुरू हो गए, यानी पानी में जो पैदा होने वाली इनकी रीढ़ हड्डी विकसित हुई थी, आज वो जमीन पे भी आने लगे, और उनको एम्फीबियंस कहा गया। और एम्फीबियंस जो है जमीन के बाहर भी रहने लगे। तो ये हुआ डेवोनियन काल में। फिर कार्बोनिफेरस युग आया। कार्बोनिफेरस युग में जो है इसमें कोयले का भंडार शुरू हो जाता है। फिर गोंडवाना काल की यहां से शुरुआत हो जाती है और बहुत सारे कोयले का भंडार यहां पाया जाता है। पर्मिनियन काल में एक और हलचल हुई है, और उसके बाद क्या क्या हुआ वो आगे बताया जाएगा। लेकिन आप ये जान लीजिएगा कि यहाँ पर जीवाश्म मिलने का कारण यही है कि यहाँ जीवों की उत्पत्तियां शुरू होने वाली थी और कुछ मिलने भी शुरू हो गए। विंध्यन काल के लास्ट में 6-7 करोड़ के पास पहुंच गए और विंध्यन में मिलने लगी। नरम चट्टाने हैं, सख्त नहीं है, इनका दोहन आसान है, धात्विक खनिजों की कमी होती है, धात्विक खनिजों की इसमें कमी रहती है। ऊपरी विंध्यन और निचले विंध्यन में इसको भाग बांटा गया है। इसका विस्तार बिहार के रोहतास और सासाराम से लेकर चित्तौड़गढ़, यानी कि जो है पालनी नाम की पालनी पहाड़ियां हैं, चित्तौड़गढ़ तक, और इधर आगरा से होशंगाबाद तक, ये कुल मिलाकर के 4242 किलोमीटर का रेंज कवर कर रही होती हैं चट्टाने। और उसके बाद ये नंदा के उत्तर में है, कटनी से इलाहाबाद रेल मार्ग के पास पाएगा। पीर पंजाल, दोहरागढ़, शिमला के आसपास का एरिया, आंध्र प्रदेश से गोलकुंडा कुंडा में हीरा मिलता है। इसी में सीमेंट उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लाइमस्टोन मिलता है। इसके अलावा एस्बेस्टस, अग्निसा मिट्टी, लाल पत्थर, खड़िया, स्लेट और टैल्क भी इसमें पाया जाता है। फिर ये यानी कि जो भवन निर्माण हेतु, भवन निर्माण लिख देते हैं इसमें 7 नंबर में, भवन लगा देते हैं 7, भवन निर्माण में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल इस तरह की चट्टानों का किया जाता है। तो बस इससे बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि बताने वाली बात है।
तो आपको मिलाकर के हमने इसको पूरा कर लिया है। द्रविड़ में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अब आपको गोंडवाना और दक्कन ट्रैप एक ही क्लास में मैं कवर करा दूंगा, तो इतना पढ़िए। और अगर कोई छूटा होगा तो मैं फाइनल शायद एक क्लास में और लेकर के उसको पूरा सभी युगों का जो भी रहा होगा उसको मैं कवर करा दूंगा। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और मैं और अच्छा क्या कर सकता हूं, और मैं कैसे अच्छे बोल सकता हूं, मैं आपको अच्छे से और कैसे समझा सकता हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार मेरे पर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।